Hello students, so today let's revise chapter 1 of geography, resources and their types। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बेटा उसको मैंने अंडरलाइन करवा के रखा था क्लास के अंदर। तो रिसोर्स क्या होता है, तो रिसोर्स क्या होता है इसके लिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ से देखो अंडरलाइन करा के रखा हूँ। रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जिससे इंसान की नीड कंप्लीट होती है उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। अ थिंग बिकम अ रिसोर्सेज व्हेन इट्स यूटिलिटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। जब उसकी यूटिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है किसी चीज़ की तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पेट्रोलियम और कोल अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर से ही था, हज़ारों साल से था। बट जब हमने उसके बारे में पता किया, जब हमें पता चला कि इसकी यूटिलिटी है, इससे हम एनर्जी बना सकते हैं, इससे हम पेट्रोल से डीजल से कार चला सकते हैं, हम इंजन चला सकते हैं, ट्रेन चला सकते हैं, तब हमारे लिए वो क्या बन गया, वो रिसोर्स बन गया। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन है कि रिसोर्स रिसोर्स को हम सारी चीज़ों को हम रिसोर्स नहीं बोल सकते। रिसोर्स हम तभी बोलेंगे चीज़ों को जब वो क्या होंगी, तीन चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या होना चाहिए, वो होनी चाहिए सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये तीन क्राइटेरिया पूरा करेगा तभी कोई चीज़ क्या बनेगा, रिसोर्स। सर इकोनॉमिकली, सर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या होता है पहले ये बता दो। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है अगर उसको हम रिसोर्स तभी बना पाएंगे जब हमारे पास उसको यूज़ करने की कोई टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम जो बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, रिवर तो मिलियंस ऑफ ईयर से, लाखों साल से बह रही थी। ठीक है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो हमने क्या किया, रिवर के ऊपर डैम बना दिया। डैम बना के हमने वाटर का यूज़ करना चालू कर दिया और हमने क्या बनाया वहाँ पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना के वहाँ से हमने बिजली बनाना चालू कर दिया। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो गया। तो जो रिवर का पानी फ्लो हो जा रहा था, सब बह जा रहा था, हमने उसका यूज़ कर लिया। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब बेटा कि कोई भी चीज़ तब रिसोर्स बनेगी जब वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब उसको काम करना बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोल होता है, कोयला होता है, वो कश्मीर में भी पाया जाता है और कोयला जो है झारखंड में भी पाया जाता है। लेकिन हम माइनिंग झारखंड में करते हैं, क्यों? क्योंकि कश्मीर में माइनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। वह हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि बहुत सारे माउंटेन के अंदर तोड़ के हम क्या करें, कोल निकालें। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कहाँ पे है, झारखंड में है, क्योंकि वहाँ पे इजीली माइनिंग की जा सकती है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर में। ठीक है। तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है कि मान लो कोई, जैसे जो मीट होता है, जो नॉनवेज होता है, उससे हमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है, हमें उससे प्रोटीन मिलता है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम जैसे काऊ के बीफ को, काऊ जो काऊ का बीफ होता है उसको हमारे यहाँ खाना कल्चर में, हमारे जो इंडिया के कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हमारे लिए क्या एक रिसोर्स है, उससे हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपने प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं, बट हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ गए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तीन बात हो गई। ठीक है। अभी आगे देखते हैं। देखो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन रिसोर्स होता है क्या। जो ह्यूमन बीइंग है वो इटसेल्फ रिसोर्स है। कैसे? क्योंकि बाकी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन तभी हम कर सकते हैं जब ह्यूमन के पास स्किल होगा, टैलेंट होगा और उसके पास क्या होगा, नॉलेज होगा। तो ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया गया है। तो रिसोर्सेज को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और तीसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। अभी हम इसको एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सबसे पहले क्या है, बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज आर अकर नेचुरली विद इन अ इन्वायरमेंट दैट एग्जिस्ट
अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमैनिटी। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस ना हो और इन्वायरमेंट में क्या हो वो पहले से ही अवेलेबल हो। जैसे रिवर हो गई, रिवर को ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया। जो फॉरेस्ट है, जो नेचुरल बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। माउंटेन, एयर, वाटर, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा क्या हो, इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, और अब दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है, पहला तो है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जो लिविंग थिंग वाला रिसोर्स है, जैसे ह्यूमन हो गया, फ्लोरा हो गया और फोना हो गया, फिशरीज हो गई, एक इसके अंदर आएंगे बायोटिक रिसोर्स में। फ्लोरा फोना क्या होता है, फ्लोरा मतलब होता है कि जो फ्लावर्स हो गए, प्लांट हो गए, ट्री हो गए, और फौना क्या होता है बेटा, फौना मतलब होता है जंगल में जो जानवर रहते हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उस किसके अंदर आएंगे, फौना के अंदर आएंगे। ठीक है, तो एक कौन सी हो गई, एक बायोटिक रिसोर्स हो गए। अब अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है वो अबायोटिक रिसोर्स होती है। ठीक है, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गई, एयर हो गया, ये क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। बेटा पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इन एक्सेसिबिलिटी एंड इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर कि हमारे पास क्या है, हमारा जो माउंटेन है ऐसा, ठीक है, कौन सा, हिमालयन माउंटेन है। ये माउंटेन से बहुत सारी रिवर ऐसा आ रही है नॉर्थ इंडियन प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इन सारी रिवर के ऊपर हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे डैम बना के हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और वाटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास पोटेंशियल है, बट हमने क्या किया है, डैम तो बनाए हैं लेकिन जितना हम बना सकते हैं उतना हमने नहीं बनाया। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बेटा ये पूरा जो हिमालयन रीजन है वो कैसा है, अर्थ क्विक प्रोन रीजन है। यहाँ पर अर्थ क्विक बहुत ज़्यादा आ सकता है, यहाँ पर भूकंप आ सकता है। तो इसके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही बनाया गया, पूरा जो पोटेंशियल हमने यूज़ नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि राजस्थान में और गुजरात में हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अभी हमने बहुत सारी विंड मिल वहाँ पे नहीं लगाई है, तो हमने उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं किया है। ठीक है, तीसरा था कि जो हम क्या कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी बना सकते हैं। जो हमारे पास इतना बड़ा 7,500 किलोमीटर का हमारे पास क्या है, कोस्टल एरिया है, जो समुद्र से टाइड आती है उसके ऊपर भी हम एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये पोटेंशियल है, बट हमने अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है कि जो रिसोर्स का पोटेंशियल है हम उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रेजेंट में उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। और दूसरा है एक्चुअल एंड डेवलप्ड रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है कि देखो यहाँ पे दिया गया है, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड क्वालिफाइड फॉर यूज़। मतलब एक्चुअल रिसोर्स वो होता है जो हमने सर्वे कर लिया है, जिसकी क्वालिटी को हमने समझ लिया और उसका हम यूज़ भी कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया था आपको साउथ इंडिया का। ठीक है, ये हमारा जो साउथ इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर है जो कर्नाटका से निकल के फ्लो होती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से होते हुए कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में। इस रिवर का नाम है कावेरी रिवर। कावेरी सेक्शन भी हमारे क्लास में है। ठीक है, इस रिवर पे की जो टोटल कैपेसिटी है, जितना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, जितना डैम बनाया जा सकता है, उसका हमने 90% यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमने इसका जो पोटेंशियल जितना जितना इस पे बना सकते थे, जितना इसका रिसोर्स यूज़ कर सकते थे, उसका 90 to 95% हमने यूज़ कर लिया है। मतलब हमने क्या कर लिया है, इसको सर्वे भी कर लिया है, क्वालिफाइड इसको हमने क्वालिफाइड भी कर लिया है और हमने इसका पूरा यूज़ भी कर लिया है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। ओके, अभी आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल कैसा हो गया, जैसे सोलर एनर्जी, सन की रेज हमारे सर पे रोज पड़ती है, तो ठीक है, तो एक क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। ठीक है, किसको, रिन्यूएबल रिसोर्स को। क्यों, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, फिर से मिल जाएगा हमें। सन की जो रेज होती है रोज आती है, ओशियन की वेव जो है हमेशा जो है वेव आती रहती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, अभी हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो गया,
उसके अंदर आ गया पेट्रोल, डीजल, ठीक है। ये सब क्या होता है, जो कोल हो गया, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल। ये क्या होगा, एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा हमें और नहीं मिलेगा, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। और उसके आगे दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला तो हो गया बीक्यूटस। ये क्या होता है बेटा, ये जो ऐसा रिसोर्स जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। जैसे सन की रेज जो होती है पूरी दुनिया में पाई जाती है, तो किसके अंदर आएगा, बीक्यूटस के अंदर आएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा रिसोर्स है जैसे लोकलाइज रिसोर्स। लोकलाइज रिसोर्स क्या होता है, जो रिसोर्स पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है उसको बोलते हैं लोकलाइज रिसोर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोलियम और डीजल वर्ल्ड के हर कंट्री में नहीं पाया जाता है। मोस्टली जो गल्फ़ कंट्री है, अरब कंट्री है, इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यहाँ पे पाया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्स, ओके। उसके बाद आगे देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या क्या होता है बेटा। ये सारा जो आप देख रहे हो इस फोटो के अंदर, वो सारे क्या है, जिसको ह्यूमन ने बनाया है। जैसे बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, कपड़े हो गए, फ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ें किसने बनाई, ह्यूमन ने बनाई है। तो ये किसके अंदर आएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर आएगा। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है बेटा, एज ए टीचर मैं क्या हूँ, एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ। क्यों, क्योंकि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। डॉक्टर, प्रोफेशनल, वकील, ये सारे किसके अंदर आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स सारे रिसोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास अच्छा क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही लिमिटेड, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है। और हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। हमें वाटर का, हमें सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। हमें उनको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा, ठीक है। जो वेस्टेज हो रहा है, जैसे वाटर है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिसाइकिल करना पड़ेगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें एक टेक्निक यूज़ करनी है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि हमारी नीड भी पूरी हो जाए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसकी नीड भी पूरी हो जाए, ठीक है। जैसे आपने किसी फॉरेस्ट को काटा, मान लो वहाँ पर आपको एक फैक्ट्री लगानी है, नो प्रॉब्लम, आप वहाँ पे फैक्ट्री लगा लो। लेकिन जितने नंबर ऑफ़ ट्री आपने काटा है, उतने नंबर ऑफ़ ट्री किसी जो खाली जगह है, कोई जो है खाली जगह है या तो कोई बंजर ज़मीन है, वहाँ पे आप उतने ट्री ग्रो कर दो। तो इससे क्या होगा, जो ट्री ज़मीन पे जितने थे उतने ट्री भी हो जाएंगे और आपका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ करना पड़ेगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड पूरी हो जाए और हमारी भी पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो वाटर मिले वो सारा पोल्यूटेड वाटर मिले। हमारी फ्यूचर जनरेशन के टाइम पे हम इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर दें कि जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाए और बहुत सारा जो एरिया है वो डूब जाए। हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिंग एंड केयरिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। जो धरती है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये धरती जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, उस सब के लिए। तो हमें हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सारे जंगल, सारी रिवर्स को अगर हम बंद मतलब कि ख़राब कर देंगे, सारे जंगल को काट देंगे, तो जो जंगल में जानवर रहता है वो कहाँ जाएगा। तो हमें सारे जो फॉर्म ऑफ लाइफ है सबका हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई अंबानी बन के एंटीलिया जैसे बड़े बंगले में रहे और दूसरा क्या हो, एकदम स्लम में रहे। हमें ह्यूमन की जो डिग्निटी है उसको और बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा क्या है, कंजर्विंग द अर्थ वेटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ की डाइवर्सिटी है, जैसे कहीं पे जंगल है, कहीं पे वन है, कहीं पे इंसान रहते हैं, कहीं पे कोई आदिवासी रहता है, तो हमें सारे कल्चर को, जो डाइवर्सिटी है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और मिनिमाइजिंग द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन मतलब क्या होता है, उसका क्या हो, वो पॉल्यूटेड ना होने पाए, क्या, रिवर, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसके प्रदूषित होने से हमें उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा था चैप्टर 1 जिसको हमने
रिवीजन किया है। ओके, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए थे वो इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।